तो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉर्ट, यानी कि न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पर हम करते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में डिकोड करते हैं तमाम ऐसी खबरों को, तमाम ऐसी करंट अफेयर्स की खबरों को जो कि आपके मतलब की हैं और जिनको समझना थोड़ा पेचीदा होता है, और उन्हें बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, भारी मतों से बहुमत, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है बीएनपी की, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। तो क्या मायने हैं इसके, इसको समझेंगे। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो यही है कि किस तरीके से बांग्लादेश का जो चुनाव है इसे हमें देखना चाहिए और उसके क्षेत्रीय निहितार्थ क्या हैं। और ये आपको जो दिख रहे हैं, तारिक रहमान, ये बीएनपी के चेयरमैन हैं और अब यही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं बांग्लादेश के। बहुत जल्द शपथ ग्रहण समारोह है और उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। करीब 2 दशक बाद वापसी हो रही है बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। तो ये काफ़ी अहमियत है, और ये अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये जो पार्टी है इसको थोड़ा सा कट्टरपंथी पार्टी कहा जाता है, यानी कि ये थोड़ा फंडामेंटलिस्ट है। जो वहाँ की जमात है, यानी जमात इस्लामी, उससे इनके संबंध होते हैं, ताल्लुकात रहे हैं और इनके रूट्स भी उसी तरीके से हैं। तो ये बड़ा अहम हो जाता है ख़ास तौर पर भारत के लिए कि कैसे रिश्ते होंगे, क्योंकि इसकी जो अगर ओरिजिन देखी जाए वो भी भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। और खालिदा जिया जो इनकी माँ थी, अब तो नहीं है, जनवरी में एक्सपायर हो गई हैं, तो उनके साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें समझेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है, और क्योंकि तभी समझ में आएगा जब हम इनके इतिहास को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर भारत के रिश्ते किस तरीके से होने वाले हैं आने वाले समय में। और जो एक दूसरी पार्टी, वहाँ पर दो ही मुख्य पार्टियां होती थी, एक खालिदा जिया की बीएनपी और दूसरी अवामी लीग, जो कि अपने यहाँ भी हसीना साहब हैं, और उनको भारत ने अपने यहाँ शरण दे रखी है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो उनके साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब चूंकि वो सत्ता में नहीं है, उनकी पार्टी को बैन भी कर दिया गया था चुनाव लड़ने से, तो वो कहीं भी सत्ता में नहीं है। अब कैसे रिश्ते भारत के साथ होंगे, दूसरा चाइना और पाकिस्तान के साथ इनके कैसे रिश्ते होने वाले हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए बांग्लादेश का मैप आप देख रहे हैं, चारों तरफ इंडिया है इसके, और ये बांग्लादेश इस तरीके से आपको दिखता है। हालांकि बांग्लादेश घिरा हुआ है इंडिया से चारों तरफ, करीब 4100 किलोमीटर की इसकी जो बाउंड वो है, हमारी सीमा है, वो 4100 किलोमीटर के करीब, बहुत बड़ी सीमा है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन उतनी ही प्रॉब्लम भी है। अगर हम ये सोचे कि हमने इनको घेर रखा है चारों तरफ से, तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर्स पे, इतने बड़े बॉर्डर्स पे बड़ी दिक्कत होती है उसकी निगरानी करना। तो ये भी एक हमारे लिए भी एक समस्या है, इतने बड़े बॉर्डर के होने का नुकसान भी है, फायदा भी है, दोनों चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि क्षेत्रीय निहितार्थ क्या है इनके, प्रधानमंत्री जब ये बनेंगे और पार्टी तो जीत ही गई है, तो क्या फर्क पड़ेगा वो हम समझेंगे। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर बैकग्राउंड क्या है इस पार्टी का, वर्तमान स्थिति क्या है, और इसके निहितार्थ क्या होंगे भारत बांग्लादेश संबंधों के। ये किस तरीके से इन संबंधों को निभाएंगे, टैकल करेंगे, भारत किस तरीके से इनके साथ संबंध बनाएगा, क्या कुछ होगा, ये सब हम इसमें आने वाले समय में देखेंगे। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें, राजनीतिक यात्रा की अगर बात करें, तो ये तस्वीर बहुत ही आप सबने देखा होगा, जिस तरह
71 में जब पाकिस्तान युद्ध हारा था, तभी बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत ने उसमें बड़ी मदद की मुक्ति संग्राम में। तो जो मुक्ति संग्राम हुआ 71 का, उसमें अवामी लीग ने नेतृत्व किया। अवामी लीग एक डेमोक्रेटिक पार्टी मानी जाती है। भारत के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और बीएनपी तब थी ही नहीं। तो अवामी लीग ने इसका नेतृत्व किया और बीएनपी एक तरीके से कई साल बाद बनी। जियाउर रहमान ने इसको बनाया था और ये हैं साहब जियाउर रहमान साहब, इन्होंने बनाया था। ये जियाउर रहमान है और ये मुजीब साहब हैं। मुजीब साहब की पार्टी अवामी लीग है और इसी ने मुक्ति संग्राम लड़ा था। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर इतिहास पर नजर डालें बांग्लादेश के, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि 1971 में मुक्ति संग्राम हुआ। वहाँ अंदरूनी हालात ऐसे थे कि जो मुस्लिम आबादी, निश्चित तौर पर मुस्लिम आबादी थी, इसीलिए भारत से उसका अलगाव हुआ था, लेकिन वो बंगाली पहले थे और कल्चर का बड़ा फर्क था। तो बंगालियों ने विद्रोह कर दिया, उसमें भारत ने सहयोग किया, तो एक देश पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बन गया। अब उस समय बांग्लादेश में अवामी लीग थी जो इसका नेतृत्व कर रही थी, मुक्ति आंदोलन का, मुक्ति संग्राम का, और उसके जो नेता थे मुजीबुर रहमान थे। भारत ने मदद की और वो भारत को बहुत मानते रहे और 75 में उनकी हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद बीएनपी की 78 में स्थापना हुई। जियाउर रहमान ने उसकी स्थापना की। तो बीएनपी को, जैसा मैं बता रहा था कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ वाली पार्टी रही है, इस्लामिक तत्वों से इसके संबंध रहे हैं, जमात से संबंध इसके रहे हैं, तो इसलिए भारत के साथ थोड़े इसके संबंध अच्छे नहीं रहे। और दूसरा, इसके फाउंडर सैन्य अधिकारी थे, तो सैन्य अधिकारी हो पाकिस्तान की सेना में, तो कहीं दर्द तो वो था ही कि इतनी बड़ी हार हुई थी पाकिस्तान की और घुटने टेकने पड़े थे सेना को, तो वो कहीं टीस रही होगी और उसकी वजह से कभी भी बीएनपी के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। अवामी लीग जो है वो धर्मनिरपेक्ष और प्रोग्रेसिव पार्टी मानी जाती रही है। 1991 में लोकतंत्र बहाली जब हुई, बीच में जब 75 में इनकी हत्या हुई मुजीब साहब की, शेख मुजीबुर रहमान की, तो वहां पर सैन्य शासन शुरू हुआ और बड़े कठिन दौर में गुजरा बांग्लादेश, और भारत के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे। सैन्य शासकों ने चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। कूटनीति को जो है एक तरीके से भारत से अलग करके चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ गए वो लोग, तो वो दौर अच्छा नहीं रहा। 1991 में जब वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, तो फिर ये दो पार्टियां सत्ता में आई और उनके साथ, बीएनपी के साथ तो अच्छे कभी रिश्ते नहीं रहे खालिदा जिया की। खालिदा जिया जो हैं जियाउर रहमान की पत्नी थी। तो 91 से 96 तक जो है खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री बनी, शासन किया और 2001 से 2006 तक शासन किया। दोबारा फिर 2 बार सत्ता में आई वो, और उसके बाद फिर इनके ऊपर तमाम आरोप लगे भ्रष्टाचार के, कट्टरवाद के, और सरकार से ये बाहर हो गए। इस दौरान 2009 से 2024 तक शेख हसीना सत्ता में रही, भारत से बहुत अच्छे संबंध रहे और 96 और 2001 के बीच में भी शेख हसीना सत्ता में रही। तो शेख हसीना ज़्यादा समय तक सत्ता में वहाँ रही, लेकिन फिर एक बार जब सत्ता में आ जाता है कोई, तो वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत होती। उन्हें लगता है कि अब हमें कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता, बेदखल नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा निरंकुश हो जाते हैं। शेख हसीना के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगे और उनको जो है जो अभी विद्रोह हुआ था 2024 में, ये इसी वजह से हुआ कि विरोधियों को जो है वो जेल में डाल रही थी। तमाम मतलब जो उनके विरोध में वो आवाज दबा रही थी, ये ऐसी उनके ऊपर आरोप लगे थे। और बाकी तो भ्रष्टाचार के आरोप थे ही, बेरोजगारी सभी जगह है, तो वो भी एक बड़ा आरोप था। छात्रों ने आंदोलन किया था, कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स भी इसमें शामिल थे।
जो कि वहाँ पर ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से अस्थिर हो जाए, और ख़ास तौर पर भारत के पड़ोसी देश है, भारत से अच्छे रिश्ते हैं, तो भारत का एक पड़ोसी अगर अस्थिर होगा तो भारत कमज़ोर होगा। तो ये बहुत सारा इंटरनेशनल इसमें एक तरीके से साजिश कह सकते हैं इस विद्रोह के पीछे, तो वो विद्रोह हुआ। खैर 1991 से 2006 तक जो पावर्स रहे अदल बदल के, 2009 से 2014 तक शेख हसीना रही, और इसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई 6 से 7% जीडीपी, ये अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। कई दफ़े तो ये भारत से तेज ग्रोथ रही है। बांग्लादेश की बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, विकास हो रहा था वहाँ पर। लेकिन वही है कि दिक्कतें सभी जगह होती हैं, और वो वहाँ पर भी दिक्कत हुई कि दमन विपक्ष का होने लगा, और खालिदा जिया को जेल भेजा गया। तारिक रहमान, ये भाई साहब जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो इनको भी जेल में डाला गया। इलाज के बहाने ये लंदन गए, और वहाँ पर फिर ये इन्होंने निर्वासन ले लिया, वहाँ से फिर लौटे नहीं। अभी लौटे 25 दिसंबर 2025 को, तो उसके पहले ये 17-18 साल तक वहीं रहे। अब जो 2024 का छात्र आंदोलन हुआ, ये थोड़ा समझ लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत के रिश्ते होने वाले हैं। क्योंकि जब बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर कैसे रिश्ते होने वाले हैं, इसका थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी कोई स्थायी चीजें नहीं होती, समय समय पर राजनीति में चीजें बदलती हैं, और अभी तो जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। तो जो 2024 का छात्र आंदोलन हुआ, इसमें वही कोटा सिस्टम और बेरोजगारी, ये दो बड़े मुद्दे थे। बाकी तो जो मैं बता रहा था इंटरनेशनल साजिश, वो तो थी ही। तो इसमें क्या हुआ, ये बहुत हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। हसीना भारत आई, शरण ली, अभी भी है वहीं है, भारत में ही है। और फिर एंटरिम गवर्नमेंट बनी, मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बने। तो मोहम्मद यूनुस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, बहुत डैमेज किया बांग्लादेश को और भारत के साथ रिश्तों को। पाकिस्तान की गोद में ये आदमी जाके बैठ गया, चाइना की गोद में ये आदमी जाके बैठ गया, और बेवजह के बयान देता रहा, कुछ भी बयान देता रहा। तो इसने बहुत डैमेज किया है इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों को, और अब इसके रहते हुए कभी सामान्य रिश्ते नहीं हो पाए। तो क्योंकि इसके साथ कट्टरपंथी ताकतें थी, जमात के साथ ये बैठा हुआ था व्यक्ति। तो अब खैर ये नहीं है, अब तारिक रहमान है, और इनके साथ कैसे रिश्ते होंगे वो देखने वाली बात है। तो जो चुनाव हुए जिसमें कि बहुत अच्छी जीत हुई, उसमें एक और चीज जो छात्रों ने आंदोलन किया था, उन्होंने एक जुलाई चार्टर बनाया। जब यूनुस आए, मोहम्मद यूनुस, तो इन्होंने क्या किया कि एक जुलाई चार्टर बनाया, जिसमें काफी मांगे हैं। चुनाव सुधार है, संविधान में सुधार है, और एक बड़ा सुधार यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म ही रह सकता है बांग्लादेश में। मतलब 2 बार आप रह चुके तो उसके बाद फिर आपका कोई चांस नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सुधार है। दूसरा, चुनाव आयोग को लेकर के कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो भी होगा। वुमेन्स रिजर्वेशन जो है, महिलाओं का रिजर्वेशन, वो एक बड़ा इसमें बात कही गई है। पार्लियामेंट को दो सदन पार्लियामेंट में, जैसे भारत में 2 सदन है वैसे ही, और बजट में थोड़े से बजट को लेकर के जो दूसरा सदन बनेगा उसको भी पावर दिए गए हैं। राष्ट्रपति के पावर्स बढ़ाने की बात कही गई है। तो अब तारिक रहमान को ये सारी चीजें लागू करनी है, और इसकी एक टाइमलाइन भी दी गई है। तो उस टाइमलाइन में उनको लागू करना है, यानी कि 6 महीने की टाइमलाइन दी गई है। 6 महीने में तारिक साहब को ये सारी चीजें जुलाई चार्टर को लागू करना है। हालांकि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और जमात के साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, या यूं कहें कि उन्हें पब्लिक ने नकार दिया। 6-7 सीटें मिली हैं उनको, अलग से जो पार्टी थी उनकी। बाकी कुछ लीडर्स जमात के साथ चले गए थे, और जमात भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। 60 से 70 सीटों के आसपास वो सिमट गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि वहाँ पर अवामी लीग को बैन कर दिया गया था, तो अवामी लीग चुनाव लड़ ही नहीं पाई। तो तारिक साहब के लिए खुला मैदान था, और उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की। 2/3 बहुमत से वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि ये इस तरीके से कुछ
स्थिति थी। अब जमात को कुल मिला के जो 68 से 77 सीटें मिली, जिसमें वो नई पार्टी स्टूडेंट्स की भी शामिल है और कुछ पार्टियां शामिल हैं। बीएनपी को 209 से 216 सीटें मिली हैं और टर्नआउट जो रहा 70% के आसपास रहा, अच्छा टर्नआउट रहा है। तो इस तरीके से कुछ तारिक रहमान साहब को मिला है और कांटे भी हैं, क्योंकि जुलाई चार्टर को लागू करना बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं भले ही सत्ता में नहीं आए, लेकिन ताकत तो एक ही है कि आंदोलन तो खड़ा कर ही सकते हैं, तो एक ये भी इनके ऊपर दबाव रहेगा। दूसरा जो बड़ा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इन्फ्लेशन का मुद्दा है। ये इन्फ्लेशन 10% के आसपास है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी देश में 10% के आसपास इन्फ्लेशन रहे, यानी कि महंगाई रहे, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कट्टरपंथ की तरफ गए रहमान साहब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये देख रहे हैं आप आरएमजी, तो ये आरएमजी जो है, ये एक आरएमजी का मतलब रेडीमेड गारमेंट्स, ये जो है बांग्लादेश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने में। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर, और ये चौपट हो रही थी मोहम्मद यूनुस के समय में। बहुत सारी उनकी गलतियां थी, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो इसको फिर से पटरी पर लाना तारिक रहमान साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसमें आरएमजी में भारत का सहयोग चाहिए। बिना भारत के सहयोग के ये आरएमजी को, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट को, पटरी पे नहीं ला सकते हैं। तो भारत के लिए एक ये बड़ा पहलू है कि बांग्लादेश सही रास्ते पे आए। इसके अगर आना चाहेगा तभी आरएमजी ठीक होगा, भारत के साथ रिश्ते अगर उनको सही उन्होंने किए तो, वरना फिर ये दिक्कत होगी। दूसरा करप्शंस का जो है, क्लाइमेट चेंज की चीजें हैं, फ्लड, सी राइज, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं बांग्लादेश में। रिफॉर्म्स करने हैं, यूथ एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव गवर्नेंस, तो बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे इनके सामने, और उनको दूर करना होगा, उनसे निपटना होगा। और बांग्लादेश अगर चाहे तो बांग्लादेश के लिए निहितार्थ तो यह है कि लोकतंत्र की बहाली हो गई है। एक अच्छी बात हुई, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों को आंदोलन हुआ था उससे लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत पीछे चला जाएगा, वाकई बहुत पीछे चला गया। लेकिन चलिए, लोकतंत्र की बहाली हो गई है और जो रिफॉर्म्स हैं वो आ गए हैं एंटी करप्शन वगैरह के लिए, और महिलाओं को जो अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, और तमाम जो 84 पॉइंट बताए गए हैं, 84 पॉइंट्स, वो सब शामिल है। नकारात्मक पहलू क्या है कि अब चूंकि अवामी लीग को वहां बैन कर दिया गया है, तो एक तरीके से बड़ी पार्टी यही बची है, बीएनपी। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है कि कहीं इस पार्टी का डोमिनेंस ना हो जाए, क्योंकि फिर डोमिनेंस होने पे मनमर्जी चलती है, कोई रोकने वाला नहीं होता, और इसका खामियाजा वहां की जनता को, देश को भुगतना पड़ता है। इकोनॉमिक हर्डल्स आएंगे, और जो इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी हैं जो लोग, उनका प्रभाव पड़ सकता है। ये चैलेंजेस हैं। दूसरा, अगर आप भारत के लिए देखें तो शेख हसीना जो हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहाँ की, वो हमारे यहाँ हैं, और उनके लिए प्रत्यर्पण की मांग इस जो नई पार्टी है ये करती आ रही है, और अब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर ऑफिशियली इस चीज़ की मांग की जाएगी। और ये भारत के लिए ज़रा मुश्किल है कि उनको वहाँ पर ऐसे जगह पर, मतलब ऐसे देश में जो कि सरकार के सामने उनको पेश कर देना जहाँ पर पॉलिटिकल बहुत सारे एक तरीके से मामले, जब कभी भी जब विद्रोह होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरीके से डाल दे जाते हैं विरोध करने वाले, उनको पर अपना दबाव बनाने के लिए बहुत सारे मुकदमे डाल दिए जाते हैं, क्योंकि सरकारें जो होती हैं उनके भी अंदर ये विवेक नहीं बचता, ये साहस नहीं होता है कि निष्पक्ष तरीके से कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस वक्त आंदोलन चल रहा है और बहुत दबाव होता है। तो दबाव में बहुत सारे मुकदमे होते हैं, बदले की कार्रवाई होती है,
और भारत इस चीज़ को ढाल बनाएगा कि अभी ऐसे माहौल में हम भेज नहीं सकते हैं जहाँ पर हमें निष्पक्ष सुनवाई की जो है थोड़ी सी आशंका है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। तो एक बड़ा इशू ये रहेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी का जो है वो इशू है ही है, और सबसे बड़ा इशू जो है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट का रहेगा, और गंगा वाटर ट्रीटी जो अभी एक्सपायर हो जाएगी दिसंबर में, उसको भी रिन्यू करना है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। तीस्ता वाला तो मुद्दा बहुत ही बड़ा है, और इसके अलावा 50 करीब नदियां हैं जिन पर भी बात होनी है। तो ये बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा होता है, तीस्ता जो है नदी सिक्किम से के ऊपर से आती है, और यहाँ जो ये रंगपुर है यहाँ से इंटर करती है, और इसको यहाँ जमुना कहा जाता है। तो ये नदी क्या है, पूरा ये इस का इलाका जो है रंगपुर और आगे का इलाका यहाँ के लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ सूखा पड़ जाता है दिसंबर से मार्च के करीब, तो बड़ी किल्लत होती पानी की। तो ये अभी बंटवारा हो नहीं पाया, इसको लेकर के बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो बड़ा इसमें एक जो 2011 या 12 में एक समझौता होते होते रह गया। काफ़ी कोशिशें मनमोहन सिंह ने की थी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और भारत में क्या है, अपने यहाँ क्या है कि केंद्र सरकार भले राजी हो जाए, लेकिन राज्य सरकार की का अप्रूवल जरूरी है। तो ममता बनर्जी सरकार जब तक नहीं चाहेंगी तब तक जो एक तरीके से एग्रीमेंट होना था, बांग्लादेश की सरकार भी मान गई थी, इंडिया भारत सरकार भी मान गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया था, तो वो समझौता नहीं हो पाया, वो पेंडिंग है अभी वो। तो बड़ा पेचीदा है, कितना पानी बांग्लादेश में रहे, कितना पानी इंडिया को मिले, उसको लेकर के अपनी पॉलिटिक्स है, अपने अपने जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उन्हीं के लिए है। बंगाल का रुख है कि हमारे लोगों को दिक्कत होती है, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं। उधर बांग्लादेश को है कि हमें पानी कम मिल रहा है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा जो है अवसर है हमारे लिए, और जो कि पहले भी था, ट्रेड का। ट्रेड में करीब 14 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है भारत और बांग्लादेश की। इसमें बांग्लादेश घाटे में रहता है और भारत जो है फायदे में रहता है। 12 बिलियन डॉलर के आसपास भारत एक्सपोर्ट करता है, 2 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है हमें भारत में। तो ये बड़ा इशू है वहां पर कि आखिर हम व्यापार घाटा कैसे, हमारे को इतना ज्यादा कैसे। भारत अपना सामान तो हमारे यहाँ बेच लेता है, लेकिन हम जब बेचने जाते हैं तो बड़े नॉर्म्स आ जाते हैं, हम ज़्यादा नहीं बेच पाते वहाँ पर। ये इशू बहुत है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के विरोध है। तो एक तो हमारे लिए तो अवसर है कि हमारा जो है ट्रेड बढ़ेगा। भारत और बांग्लादेश के अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, बहुत बड़ा ट्रेड है। लेकिन अगर रिश्ते खराब रहे तो ये दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है, बांग्लादेश के लिए भी दिक्कत है। कनेक्टिविटी की बात भी है। अब इन्होंने कहा है कि रीसेट होंगी टाइज। अब देखो कितनी रीसेट होती हैं, क्या कुछ होता है। तो खैर हमारे लिए निहितार्थ ये हैं कि शेख हसीना का जो एक्सट्रेडिशन है वो एक दिक्कत है। दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी, तीसरा जल बंटवारा, गंगा वाटर का जो ट्रीटी है, इसके अलावा और तमाम चीज़ें हैं वो। अब चीन के लिए क्या है, चीन के लिए देखिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बीआरआई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन, और कुछ ब्रिज बना रहा है वहाँ पर, पावर प्लांट्स लगा रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब इकोनॉमिक डिपेंडेंस, डेट ट्रैप, ये सब बांग्लादेश के ऊपर हो सकता है कि बांग्लादेश अगर उसकी गोद में बैठे तो निश्चित तौर पर शुरुआत में तो बड़ा फंड दे देगा, लेकिन बाद में आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। भारत क्या करता है, भारत क्रेडिट दे रहा है बांग्लादेश को, बहुत बड़ी क्रेडिट देता है, जिससे कि जितना ये चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा उससे ज़्यादा क्रेडिट भारत देता है बांग्लादेश को कि आप बनाइए, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो बनाइए। तो अब अगर बांग्लादेश चाइना के तरफ जाता है, डेट ट्रैप में फंसेगा, भारत का क्रेडिट भी बंद हो सकता है। तो इस लिहाज से बांग्लादेश के लिए अच्छा है कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखे।
अब चीन के लिए तो अच्छी बात है, चीन के पास अगर बांग्लादेश जाता है तो बहुत अच्छी बात है उस चीन के लिए, तो क्योंकि उसको एक घुसने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान भी इसी तरीके से, पाकिस्तान के भी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो चाहता ही है कि बांग्लादेश उससे मिल के रहे, भारत को दोनों तरफ से घेरा जा सके, बल्कि तीन तरफ से, पर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, तो उसके लिए तो बहुत ही रणनीतिक है अगर संबंध अच्छे बन जाए। और इस बीच यूनुस सरकार ने बड़े अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, वहाँ की सारी गुप्तचर एजेंसियां बांग्लादेश में अपना अड्डा जमा चुकी हैं, सैन्य अधिकारी वहाँ सैन्य अधिकारियों से मिल रहे हैं लगातार, तो वो सारी चीजें भारत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज रहेगी। पाकिस्तान के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अब आते हैं भारत और बांग्लादेश में आखिर क्या होगा, संबंध कैसे होंगे और उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आप ये समझिए कि जब हसीना का जी सरकार होती थी तो ट्रेड हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। अब इनके साथ क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि अगर ट्रेड भारत का भी नुकसान होगा तो बांग्लादेश का भी बड़ा नुकसान होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत का ही नुकसान होगा, इनके लिए भी बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि हम भारत इनको बहुत सारे पोर्ट्स देता है जिससे ये एक्सपोर्ट करते हैं, सस्ता पड़ता है। अभी जैसे पोर्ट्स बंद कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने भी हमारे पोर्ट्स बंद किए तो हमने भी इनके पोर्ट्स बंद कर दिए थे जो हम इनको देते थे फैसिलिटी, तो वो सारी चीज़ें बांग्लादेश को भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को नुकसान होगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये कितना रीसेट करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुरानी इनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, इनकी जो माँ थी उनके साथ तो भारत के रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो पाए। ठीक है, दूसरा वाटर डिस्प्यूट जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर सकारात्मक पहलू ये है कि ये अगर अच्छे तरीके से भारत के साथ संबंध रखते हैं तो इनका व्यापार भी बढ़ेगा, कुछ रेल प्रोजेक्ट्स हैं, पानी का जो विवाद है वो सॉल्व हो सकता है, और तीस्ता नदी का जो विवाद है वो भारत निश्चित तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब एक दिक्कत ये हो गई कि अगर चाइना वहां घुस गया हो, चाइना को यूनुस सरकार ने प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया है वहां पर, और कहाँ पर, ये तीस्ता को आप समझिए, तीस्ता जो नदी है वो सिक्किम से आती है और यहाँ घुसती है रंगपुर में, और यहाँ पर चिकन नेक है, और ये चिकन नेक जो है वहीं पे आके अगर चाइना बैठ जाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, तो भारत के लिए दिक्कत है। तो भारत भी चाहेगा कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, और ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है कि वो चाइना को इस तरीके से अगर अंदर लाएगा और भारत के नाक में दम करना चाहेगा तो भारत भी रिटेलिएट करेगा। तो दो पड़ोसियों के बीच में ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक पड़ोसी को बहुत ही ज़्यादा उससे नुकसान होने लगे और फिर वो पड़ोसी आपको भी परेशान करने की कोशिश करे। शांति तभी है जब दोनों पड़ोसियों के म्यूचुअल इंटरेस्ट एक जैसे हों और एक दूसरे के पूरक हों। तो एक दिक्कत है। दूसरा, गंगा वाटर्स यहाँ से आएगा, अभी ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, गंगा वाटर्स यहाँ आएगा तो उसको लेकर के भी ट्रीटी होनी है। तमाम चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, तो ये देखना होगा। क्रेडिट लाइन भारत बहुत ज़्यादा देता है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश उसको किस तरीके से लेता है। अब भारत के लिए तो यही है कि एक व्यवहारिक रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत बांग्लादेश से बात करे, क्योंकि निश्चित तौर पे सरकार बदली है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है पार्टी की, भारत विरोधी पार्टी सत्ता में आई है, तो भारत को भी फूक फूक के कदम रखना होगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत किसी भी तरीके से बांग्लादेश को अपने पक्ष में रखे, चाइना और पाकिस्तान की गोदी में ना जाने दे। ये भारत की जीत होगी कूटनीति की, अगर ऐसा भारत करने में कामयाब रहा तो। वरना जो खालिदा जिया की सरकार होती थी तो भारत के साथ कभी अच्छे रिश्ते उन्होंने नहीं रखे। अब चूंकि इनके बेटे हैं, 60 साल की उम्र है, अभी एक तरीके से कहा जाए तो राजनीति में युवा हैं, और पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लंदन में रह के आए हैं तो हो सकता है कुछ वहाँ पर सीखा हो और उसको यहाँ पर वो अपनाने की कोशिश करें।
क्योंकि निश्चित तौर पर बांग्लादेश का भी हित भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने में है। भारत से रिश्ते खराब करके कितना भी कुछ कर लें, क्योंकि चारों तरफ से इंडिया ने घेरा हुआ है, तो अगर भारत को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो इंडिया भी बांग्लादेश को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर दो पड़ोसी एक साथ रहें तो अच्छा है। तो भारत को भी व्यवहारिक कूटनीति अपनानी चाहिए और बांग्लादेश को भी ये देखना होगा कि हित उसके किसके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा और किस दिशा में रिश्ते जा सकते हैं ये भी बात समझ में आ गई होगी। और चूंकि पूरा आपने इतिहास समझ लिया, जान लिया, तो समझने में थोड़ी आसानी रही होगी कि किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते होने वाले हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे, भारत को भी न्योता आया है और भारत की तरफ से भी कोई बड़ा नेता वहाँ पहुँचेगा। तो आपने कैसा समझा, आपने इसको कैसा लगा आपको, ये आप ज़रूर बताइए और अपनी राय, इसके अलावा भी कुछ पूछना हो या कुछ आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के इस टॉपिक को बस अब यहीं विराम देते हैं, फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसको भी समझेंगे बहुत सरल तरीके से, क्या जो आपकी समझ में आ जाए, जो लोगों की समझ में आ जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये तमाम जो एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी, यूपीएससी और तमाम तरीके के, उसमें भी पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर्स है और न्यूज़ शॉर्ट में आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी इसी तरीके की, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेगा और जो आपके मतलब के भी होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब के भी होंगे। तो आप न्यूज़ शॉर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और समय पर आपको वो टॉपिक के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।